हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो देखा। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं क्या, उपसारणिक और कोफैक्टर, जो कि एनसीईआरटी बुक पे इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दिया हुआ है, उपसारणिक और सेकंड। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो आपके बुक पे नहीं दिया हुआ है हम लोग वो देखेंगे, जैसे सब मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, फिर आपके बुक में नहीं दिया हुआ है कि सेकंड के प्रमेय क्या है। सेकंड के प्रमेय से क्वेश्चन तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि सेकंड की जो दो प्रमेय हैं वो क्या है। ठीक है, इसकी प्रमेय भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इस पर लिख लेते हैं, फिर आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि मैं इनकी परिभाषा लिखूं तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ नहीं क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उपसारणिक देखने से पहले उपावयव देख लेते हैं कि सब मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो देखो, किसी दिए हुए अवयव की कुछ पंक्तियों एवं कुछ स्तंभों को छोड़ने पर जो शेष अवयव बचता है उसे दिए हुए अवयव का उपअवयव कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ तो देखते हैं। जैसे हमने एक अवयव ले लिया a इक्वल टू 1 2 5 3 2 7 1 4 6। ठीक है, यदि मैं इसके उप अवयव की बात करूं, सब मैट्रिक्स की बात करूं, तो क्या होगा, इसके कुछ पंक्तियों को आप छोड़ दो। जैसे हमने क्या किया, इसकी ये वाली एक पंक्ति छोड़ दिया, ठीक है, और एक हमने ये दूसरी पंक्ति छोड़ दी। कितनी पंक्तियां छोड़ी? 2। और हम इस पर क्या करते हैं, दो कॉलम भी छोड़ देते हैं। जैसे हमने एक कॉलम ये छोड़ दिया, एक कॉलम ये छोड़ दिया, तो इस पर क्या बचा? 1 बचा, तो यहाँ हम 1 लिख देते हैं। तो इसका जो सब मैट्रिक्स होगा, उप अवयव होगा, वो क्या होगा? 1। ठीक है, और देख लो, जैसे मैं इसका केवल एक पंक्ति और एक स्तंभ छोड़ूँ। जैसे एक पंक्ति हमने ये छोड़ दी, एक स्तंभ ये छोड़ दिया, तो इस पर कितना बचा? 3 2 1 4। ठीक है, जो हो गया, ये भी इसका क्या कहलाएगा? उप अवयव। ठीक है, इसके बाद और क्या हो सकते हैं इसके, हम इस पर केवल एक पंक्ति छोड़ सकते हैं। यदि हमने ये वाली पंक्ति छोड़ दी तो इस पर बचेगा क्या? देखो, 3 2 7 1 4 और 6, ये हो जाएगा। और यदि मैं इसका एक कॉलम छोड़ दूँ, एक स्तंभ छोड़ दूँ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 1 4, 1 2 3 2 और 1 4। ठीक है, तो ये इसके क्या निकले? सब उपसारणिक, उप अवयव। ठीक है, क्या निकला? उप अवयव। इसके और दूसरे भी उप अवयव हो सकते हैं। जैसे मैं इस वाले कॉलम को छोड़ दूं तो उसका एक उप अवयव ये निकलेगा। ठीक है, इस वाली पंक्ति को छोड़ दूं तो एक उप अवयव ऊपर वाली पंक्ति और इस वाली पंक्ति से भी निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि उपसारणिक क्या होता है। ठीक है, तो इस पर लिखा है किसी वर्ग अवयव a के अवयव aij का उपसारणिक mij उस वर्ग अवयव का उपसारणिक होता है। ठीक है, जो कि आयवी पंक्ति एवं जेवे स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, इस लाइन को हम लोग देखते हैं कब? थोड़ी देर बाद। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। देखो, जैसे मैं कोई एक ए अवयव ले लूँ, ए अवयव मैंने यहाँ पर लिया 2 3 1 4 5 9 1 2 1। ठीक है, मैंने एक अवयव ये ले लिया, तो इस पर लिखा हुआ है aij का जो उपसारणिक होता है वह mij। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हम उपसारणिक को किससे डिनोट करते हैं? mij से। ठीक है,
यदि हमें 2 का उपसारणिक निकालना है, इसको लेके इसका उपसारणिक निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इस आई वी पंक्ति को और आई वे स्तंभ जे वे स्तंभ को छोड़ देना है। बात ये लिखी हुई है, ए की आई वी पंक्ति एवं जे के मतलब जे वे स्तंभ को छोड़ने पर इसका उपसारणिक प्राप्त होता है। किसका? A11 का। यदि मैं A11 लिख लूँ यहाँ पर, A11 का उपसारणिक कितना होगा? M11। जैसे AIJ का उपसारणिक की बात करें हम तो MIJ, उपसारणिक को M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यदि हमें A11 का निकालना हो, इसका उपसारणिक निकालना हो, तो हमें क्या करना होगा, इस वाली पंक्ति को छोड़ दो और जे वाले स्तंभ को छोड़ दो, मतलब आई वी पंक्ति को छोड़ो और जे में स्तंभ को छोड़ दो। तो अब इस पर बचा क्या? 5 9 2 1, ठीक है। अब इसका आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। तो यहाँ से हुआ 5 1 जा 5 और 9 2 जा 18, तो यहाँ से कितना आया? माइनस का 13, ठीक है। इस प्रकार इसको करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ A12 का उपसारणिक की, किसके? A12 के उपसारणिक की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? M12। अब देखो, पहला स्तंभ सॉरी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर देखो पहली पंक्ति ये हुई, दूसरा स्तंभ ये, मतलब ये वाले, मतलब इसका क्या निकालना है हमें? उपसारणिक। तो इसके लिए देखो क्या होगा, 4 9 1 1, ठीक है। 4 9 1 1। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना होगा? 4 1 जा 4 और 9 1 जा 9, कितना आया? माइनस का 5, ठीक है। इसी प्रकार हमें सब करना है। मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि n जो क्या है, n 2 से बड़ा या 2 के बराबर है, ठीक है। इस क्रम के जो सारणिक के अवयव का जो उपसारणिक होता है वह n-1 क्रम का सारणिक होता है। जैसे देखो ये 3 क्रम का है अवयव, तो यदि मैं यहाँ पर 3 रख दूँ, 3 क्रम का अवयव है, तो जो उसका बनेगा क्या? उपसारणिक, वह किस क्रम का होगा? n-1 क्रम का, मतलब 3 - 1 कितने क्रम का होगा? 2 का, जो कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर 2 का बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसको निकालते हैं, क्या होता है। यदि मैं A13 की बात करूँ, M13 ये पूरा लिख लेना है यहाँ पे, तो ये कितना होगा? इसके लिए 4 5 1 2, और यदि मैं इसको सॉल्व करूँ 5 2 जा 8 माइनस 5 कितना आएगा? 3, ठीक है। और इसके बाद इसके लिए देखो A21 का उपसारणिक M21, यह कितना होगा? M21 इसके लिए, तो 3 1 जा सॉरी ऐसे लिख लो 3 1 और 2 1, तो यह इसके लिए कितना हुआ? 3 1 2 1, तो 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा कितना? 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 - 2 1, ठीक है, इतना हुआ। अब मैं यदि इसकी बात करूँ A22 की, तो यहाँ हो जाएगा M22, और इसके लिए 2 1 1 1 2 1 1 और 1, इसको सॉल्व करने पर 2 1 जा 2 माइनस 1, यहाँ पर कितना आया? 1, ठीक है। फिर इसके लिए A23 बराबर M23, तो ये हो जाएगा 2 3 1 2 2 3 1 और 2, फिर 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, तो ये 4 - 3 ये भी कितना आ गया? 1, ठीक है। फिर इसके लिए A31 के लिए चेक करते हैं। तो इसके लिए तो
3। मैं इसको एक काम करता हूँ, डायरेक्ट ही लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे, A31, ये 31 के लिए तो 9 3 जा 27 माइनस 5 5 जा 5, तो ये कितना हो जाएगा 22, ठीक है। अब यदि मैं A32 की बात करूं और A33 की बात करूं तो देखो A32 कितना होगा, ये 9 2 जा 18 माइनस 4 1 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है। और इसके लिए A33 के लिए 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, तो ये कितना आएगा माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर था M23, M कर लो यहाँ पर, ठीक है। A31 का उपसारणिक, A32 का उपसारणिक और A33 का उपसारणिक, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्या निकला है, उपसारणिक, ठीक है। अब हम लोग किस पे बात करते हैं, कोफैक्टर की। किस पे, कोफैक्टर मतलब सहखंड पे बात करते हैं, सहखंड पे, ठीक है। तो देखो कोफैक्टर, सहखंड, ये क्या होता है कोफैक्टर। देखो इसको डिनोट किससे करते हैं, कभी कभी CIJ से और कभी कभी AIJ से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो यदि मैं इससे डिनोट करूँ AIJ से, तो AIJ इक्वल टू कितना होता है, -1 की पावर I प्लस जे, क्या -1 की पावर I प्लस जे, और इनटू में माइनर IJ। माइनर का मतलब क्या, उपसारणिक का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हुआ। अब इसके बाद देखते हैं तो इसके बाद देखते हैं। तो देखो यदि मैं इसका कोफैक्टर निकालूं, ठीक है, A11 का मैं यदि कोफैक्टर निकालूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A11 इक्वल टू, उसके लिए हमें क्या करना होगा, -1 की पावर I प्लस जे, I प्लस जे मतलब ये हुआ I और ये हुआ क्या, J, तो उसके लिए यहाँ पर कितना होगा 1 + 1। इसके बाद MIJ, तो यहाँ पर कितना रखेंगे M11, और हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई है किसकी, M11 की, कितनी आई है, -13, तो इसके स्थान पर कितना रख देंगे, -13। तो यदि हम -1 की पावर 2 करें, 1 कितना हो जाएगा 2, यदि मैं -1 की पावर 2 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, +1, और ये कितना हो जाएगा -13, ठीक है। यदि मैं A12 की बात करूँ, -1 की पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई में M12 होगा यहाँ पे। तो देखो M12 यहाँ पर कितना आया था, -5, तो -1 का पावर 3 कितना होगा, -1, और इसका माइनस और एक यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कितना आएगा 5, ठीक है। अब मैं इसका देखता हूँ A13 का। तो जब मैंने A13 निकाला तो कितना होगा, -1 की पावर 1 + 3 और मल्टीप्लाई में M13 कितना निकला था 3 इक्वल टू, ये कितना होगा 3 1 4, -1 की पावर 4 + 1, और यहाँ पर कितना है 3, तो ये 3 वैसे हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को लेकिन ऐसे नहीं करना है, मैं ये वाला A21 को मैं करके बताया दे रहा हूँ, आप लोगों को लिखना कैसे पता चले, आप लोग ऐसे ही लिख लो, ठीक है। तो देखो मैं इसको बता दूं, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1, ठीक है। इसके बाद A21 है, कहाँ होगा ये A21, फिर 3 1 2 1, ये लिखना है आपको, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए मैं सीधा इसकी वैल्यू लिख रहा था, ठीक है। आप लोग ऐसे करेंगे, -1 की पावर 2 1 3, और इधर 3 1 जा 3 -2, यहाँ से आएगा -1 × 1 = -1। आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो
यहाँ पर कितना होगा -1 की पावर 2 + 1 कितना हुआ 3 इंटू में a21 हमने कितना निकाला है 1, तो ये कितना हुआ -1। इसके बाद यदि मैं a22 की बात करूँ तो -1 की पावर 2 + 2 और ये हमने निकाल लिया है m22 कितना आया था 1, तो यहाँ पर आप 1 कर दो। 1 × 1 कितना होगा 1, क्योंकि -1 की पावर कितना हुआ 4 जो कि प्लस का 1 बनने वाला है। ठीक है, इसके बाद सॉरी ये हमने बनाया है कैपिटल, सॉरी स्मॉल, इसको बना लो क्या कैपिटल A। फिर कैपिटल A 2 3 m23 कितना आया था 1 रख लो यहाँ पर, और -1 की पावर 2 + 3, तो 2 + 3 कितना हुआ 5, तो -1 की पावर 5 कितना होगा -1, तो यहाँ आएगा कितना -1। इसके बाद निकालना है a31 a32 और a33। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं बता रहा हूँ क्या होगा। तो देखो -1 की पावर 3 + 1 मल्टीप्लाई पे 3 कितना निकला है 22। अब देखो ये प्लस पे ये -1 की पावर कितना बनेगा 5, तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 22। इसके बाद a32 की बात करें तो कितना आया था 14, और इधर -1 की पावर 3 + 2। एक गलती यहाँ पर हो गई, क्या यहाँ पर कितना 1 है ना, तो 3 1 कितना होगा 4 होगा, तो -1 की पावर 4 क्या होगा प्लस का आएगा ना, तो यहाँ प्लस कर लो। अब देखो 3 2 कितना हुआ 5, -1 की पावर 5 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -14। और इसके लिए a33 के लिए -2 आया था, चेक करो -2 ना, तो ये हो जाएगा -2 और -1 की पावर 3 + 3 कितना हुआ -1 की पावर 6, तो कितना होगा प्लस का 1, और इधर कितना आया था -2, तो जब मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा -2। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या कंप्लीट हुआ, माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हुए कंप्लीट हुए। अब देखो एनसीईआरटी में एक चीज़ ये है कि कोफैक्टर की इसने प्रमेय नहीं दी हुई है। ठीक है, जो कि कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो, तो इसके बाद उनको देखते हैं, मतलब इसकी जो प्रमेय है कोफैक्टर की क्या प्रमेय। ठीक है, तो मैं पूरा इरेज करके एक बार मतलब जिस प्रकार पहले लिखा हुआ था वैसे लिख देता हूँ, तो आप लोगों का टाइम बचेगा। ठीक है, तो देखते रहिए आगे इसकी प्रमेय देखते हैं। तो ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी पे नहीं है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके बेस से देखा जाए तो। ठीक है, तो देखो यदि A एक वर्गाव्यू है तो A की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के अवयवों, तो सबसे पहले मैं एक अवयव बना ही लेता हूँ, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ उसके संगत गुणनखंड, सॉरी क्या है, ए की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के अवयवों तथा उसके संगत सहगुणनखंडों मतलब उसके कोफैक्टर के गुणनफलों का जो योगफल होगा वो A के सारणिक के मान के बराबर होता है। अब इसका कहने का मतलब क्या होता है कि यदि मैं इसके अवयव aij मतलब a11 यहाँ रख दूँ और इसके बाद इसका कोफैक्टर aij यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करवा दूँ तो वह किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट a के बराबर होगा। कैसे देखते हैं, देखो यदि मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ तो क्या निकलेगा, a11 ब्रैकेट a22 a33 माइनस a23 और a32, इसके लिए माइनस साइन आएगा। क्यों माइनस साइन क्यों आएगा, हाँ, क्योंकि देखो a11 देखो यहाँ पर हमने बताया था -1 की पावर, यहाँ पर कितना है 1 2 है, 1 + 2 कितना हुआ 3, तो -1 की पावर 3 कितना आएगा
माइनस का 1, तो यहाँ पर हम किसका साइन लेंगे, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा A12, और इसके लिए A21 A33 माइनस A23 और A31 प्लस इसके लिए A13 ब्रैकेट A21 A32 माइनस A22 A31, ये हो जाएगा। और इसका मान किसके बराबर होगा, Aij इंटू कैपिटल Aij। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं इसका विस्तार करूं, कैसे, मॉड A ये लिखना है, यदि मैं प्रथम पंक्ति को ले लूं कैसे, A11, और इस पर मैं किसका मल्टीप्लाई करवाना है, कोफैक्टर का, A11 प्लस A को कहीं कहीं पर C भी लिखा गया, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। फिर A12 प्लस A13 और A13, ठीक है। जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा, ठीक है। यदि मैं प्रथम पंक्ति की बात करूं, यदि मैं द्वितीय पंक्ति की बात करूं, तो उसके लिए क्या होगा, देखो A21 प्लस A22 प्लस A23, इसके लिए A23, ठीक है। फिर इस पंक्ति की बात करूं तो A31 प्लस A32 और इसके लिए प्लस A33 और स्मॉल बनाओ इधर और इधर A33, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यदि मैं इसके कॉलम की बात करूं तो कॉलम में भी सेम अप्रोच, क्या देखो, यदि मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं और सेकंड थर्ड आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो A11 और A11 प्लस A21 फिर A31 और A31, ये होता है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग इसके सेकंड कॉलम का और थर्ड कॉलम के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो प्रमेय नंबर सेकंड है वो, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं। तो देखते हैं इसका जो प्रमेय नंबर सेकंड है कोफैक्टर का। यदि A कोई एक वर्गावयव है तो A किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभों के अवयवों तथा किसी दूसरी पंक्ति अथवा दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों के सहगुणनखंडों के गुणनफल का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कैसे, देखो, यदि मैं एक अवयव ले लूँ A इक्वल टू, तो कितना ले लूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। जैसे मैंने एक अवयव ये ले लिया, देखो इसका जो प्रमेय फर्स्ट था उसमें क्या था, प्रमेय फर्स्ट पे ये था कि A11 आप A11 लिख लो, A12 लिख लो, A13 और A13 लिख लो। इसका मान कितना आता था, डिटर्मिनेंट ऑफ A। लेकिन इस पर यह बोलना है कि यदि आप इन अवयवों के साथ यदि आप दूसरे पंक्ति के सहगुणनखंडों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो उसका मान क्या आएगा, 0। कैसे, यदि आप A11 लिखकर A21 कर दे रहे हैं, मतलब सहगुणनखंड इस वाले पंक्ति का, ठीक है। या फिर इसको लिखो A12 और A22 फिर A13 और A23। यदि आप ये कर रहे हो, चाहे आप पंक्ति पे कर लो या स्तंभ पे कर लो, ठीक है,
तो इसका जो मान आने वाला है कितना आएगा, 0, ठीक है। वैसे यदि आप इसके लिए लेना चाहो A21, A22, A23 और यदि इसका हम को फैक्टर लें तो कितना होगा, A31, A32 और A33, इसका मान भी कितना आएगा, 0, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा प्रमेय 1 और प्रमेय 2, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। इसके बाद आगे फिर देखते हैं। आज के लिए इतना ही।